पर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्रिय साथियों, आज अपन बात करते हैं आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में और प्रस्तुतियों के बारे में। प्रिय साथियों, अपन विस्तृत रूप से आज अध्ययन करेंगे और विगत परीक्षाओं के अंतर्गत जो आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे। प्रिय साथियों, आप इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर करते रहिए। तो आज शुरुआत करते हैं प्रिय साथियों पहले प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रिय साथियों, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? इसमें से आपको बताना है प्रिय साथियों, प्रेमचर्यम, ऋटेणुचर्यम, स्वयंभूचंद या महापुराण, इनमें से कौन सी रचना है जो स्वयंभू कवि की नहीं है? तो प्रिय साथियों, आपको बताना है महापुराण। महापुराण यह रचना है जो स्वयंभू कवि की नहीं है, जबकि जो तीनों है पयमचर्यु, स्वयंभूछंद और ऋटेणुचर्यु, ये किसकी रचना है? स्वयंभू की है। प्रिय साथियों, अपन बात करते हैं आज आदिकालीन साहित्य, प्रस्तुति और प्रवृत्तियों के बारे में। प्रिय साथियों, साहित्य मानव समाज के विविध भावों व नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। प्रिय साथियों, किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से मानव समाज में समग्र जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती है। प्रिय साथियों, अपन परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां है वो परिचित होने से पूर्व स्वरूप तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार संमत 1050 विक्रम संमत से लेकर संमत 1375 ईस्वी तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्बीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। प्रिय साथियों, आपको याद रखना है प्रिय साथियों, जो हिंदी साहित्य की आदिकालीन जो परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं और विस्तृत रूप से जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बीच बीच में विस्तृत रूप से अपन चर्चा करेंगे। राजनीतिक परिस्थितियाँ अगर देखी जाए तो राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल कहा जा सकता है। जो आदिकालीन जो परिस्थितियाँ रही है वो युद्ध और अशांति का काल कहा जा सकता है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यानी उसके उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था, यानी अलग अलग खंडों में विभाजित हो गया था। जैसे कि गहेरवार, परमार, चौहान, चंदेल वंश कि राजपूत राजाओं ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। प्रिय साथियों, ये राजनीतिक परिस्थितियां है आदिकालीन साहित्य की। आपको बता देता हूँ प्रिय साथियों, राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अनंत शक्ति क्षीण हो गए थे, यानी जो महान योद्धा थे वो अपने आप से ही डरने लगे। प्रिय साथियों, और जो विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह पाए। वो क्या है कि जो विदेशों से आने वाले जो आक्रमणकारी उनके सामने टिक नहीं सके। वो क्या भारत खंड खंड में विभाजित हो गया था। प्रिय साथियों, राजपूत शासकों में परस्पर युद्ध किसी आवश्यकतावश नहीं होते थे, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए ही युद्ध किए जाते थे। तो ये राजनीतिक परिस्थितियाँ रही है आदिकालीन साहित्य की। और भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बराबर बना रहा। प्रिय साथियों, अपन बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। एक बार देख लेता हूँ प्रिय साथियों सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। आगे बढ़ते प्रिय साथियों, राजनीतिक जो परिस्थितियों का आधार पर कहा जा सकता है कि 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो कालखंड है युद्ध व संघर्ष व अशांति का रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता, व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा जा सका। अराजकता, गृह क्लेश, विद्रोह, युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक और तो तलवार के गीत गाए और दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठयोग, उपदेश वृत्ति और आध्यात्मिकता की बात कही। आपको बता देता हूँ प्रिय साथियों, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ थी उस समय की। जो आदिकाल राजनीतिक जो परिस्थितियाँ थी, आपस में गृह युद्ध करते थे, आपस में हठयोग करते थे प्रिय साथियों, और जो अपने अपने राज्य थे वो खंड खंडों में विभाजित हो गया। अपन अगली जो परिस्थिति है धार्मिक परिस्थिति के बारे में बात करते प्रिय साथियों।
आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत धार्मिक परिस्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी प्रिय साथियों। धार्मिक परिस्थिति में अनेक प्रकार के धार्मिक मत मंतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची और वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। प्रिय साथियों, राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। ये आपको बात बताते रहूं कि उन सब शैव मत का प्रभाव अधिक था। ये आदिकालीन धार्मिक प्रवृत्तियां है। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे और कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत और बौद्ध एवं स्मारतों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो रहा था। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव प्रचलित था। एक तो सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। इनके बारे में आज मैं अपन प्रश्नोत्तरी के रूप में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जो प्रश्न आए हुए हैं नाथ साहित्य, सिद्ध और जैन संप्रदाय से, वो विगत जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। प्रिय साथियों, मैं बार बार आपसे नहीं बोलूँगा कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, व कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करो। अपन बात कर रहे थे धार्मिक परिस्थिति के बारे में। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते थे। धर्म की यह विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन, भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। प्रिय साथियों, विक्रम संवत की अगर बात की जाए तो 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की जो प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। यानी बौद्ध संप्रदाय के बाद में नाथ संप्रदाय का उदय होता है। जीवन को अधिक से अधिक संयम, सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात्कार घट के भीतर किया जा सकता है। नाथ पंथ के जो प्रवर्तक थे गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी इसी का प्रचार प्रसार किया करते थे। नाथ पंथ में योग पर विशेष बल दिया, साथ ही वर्ण व्यवस्था का विरोध और एवं बाहरी आडंबरों का इन्होंने खंडन किया। ये नाथ संप्रदाय की विशेष रूप से विशेषता है कि इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था थी उसका खंडन किया और बाहरी आडंबरों का भी इन्होंने खंडन किया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों विशेषकर जो गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। शंभु, पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल जैसे अनेक कवि हुए थे, जैन कवि। इनके बारे में अपन एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। अगले जो आदिकालीन साहित्य की जो परिस्थिति है वो है सामाजिक परिस्थिति। प्रिय साथियों, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विसंगतता आ गई थी। जनता शासन तथा धर्म दोनों से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी जो साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी और युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। वो क्या है कि सामाजिक परिस्थिति वो आपस में संत मुनियों पर आश्रित थे और अपने ऊपर जो भी बाधाएं आती थी वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र विद्या से उनको हटाते थे। प्रिय साथियों, समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था। वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। यानी स्त्रियों का अस्तित्व खत्म हो गया था आदिकालीन में। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोड था, भयंकर बीमारी थी, भयंकर प्रथा थी। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी जो प्राय युद्ध का कारण बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य बात हो गई थी। राजा और सामंत अंतर्मुखी रंगरेलिया में व्यस्त रहते थे। वो जनता का कोई भी ध्यान नहीं रखते थे। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे। निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्यों में समाज की इस हंसोन्मुख स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध होता है। प्रिय साथियों, अगली जो परिस्थिति है वो साहित्यिक परिस्थितियाँ थी।
यानी आदिकालीन में साहित्य की रचना 3 धाराएं बह रही थी। एक और तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में प्रभुत्व साहित्य का सर्जन हो रहा था, जैन कवि के द्वारा किया जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले जो साहित्य की थी। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई, ज्योतिष एवं काव्यशास्त्रों पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। 9वीं से 11वीं सदी तक कन्नौज व कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे थे। प्रिय साथियों, आपको बता देता हूँ, आनंदवर्धन, मम्मट, भोज, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, विश्वनाथ और भभूति, श्री हर्ष जैसी प्रतिभाएं इसी युग की देन है। प्रिय साथियों, अपन बात कर रहे हिंदी साहित्य के आदिकालीन की परिस्थितियों के बारे में, जिनके अंतर्गत राजनीतिक परिस्थितियाँ भी रही, सामाजिक परिस्थितियाँ रही, धार्मिक परिस्थितियाँ रही, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ रही और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भी थी। इसके अंतर्गत आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, ऐतिहासिक का अभाव था, युद्ध वर्णन में सजीवता थी, प्रामाणिकता का में संदेह था, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी और आश्रयदाताओं की प्रशंसा थी। ठीक है प्रिय साथियों, और इस साहित्य के अंतर्गत कल्पना की प्रचुरता थी। तो नमस्कार प्रिय साथियों, आज अपन बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियों के बारे में। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिय साथियों, इसके अंतर्गत अपन रासो, नाथ, जैन आदि साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है प्रिय साथियों, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि कौन है? आपको बताना है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन किसने किया था। तो प्रिय साथियों, इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अनुसार, बताइए। इसका आंसर है, पहला ऑप्शन है इसमें अमीर खुसरो, दूसरा है इसमें सूरदास और तीसरा है इसमें तुलसीदास। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है प्रिय साथियों। इसका आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन किया था इन्होंने। और इस भाषा का नाम हिंदी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। प्रिय साथियों, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था। आपको बता देता हूँ कि अमीर खुसरो का जन्म है जो 1253 में हुआ था। ये यूपी में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था प्रिय साथियों इनका जन्म। और इनका जो वास्तविक नाम था अबुल हसन था। इनका जो वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? अबुल हसन। ये प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। प्रिय साथियों, अमीर खुसरो है ना, जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और सुल्तान बलबल के पुत्र मोहम्मद के काव्य विनोद के लिए खुसरो को शिक्षक नियुक्त किया था, जो कालांतर में दरबारी कवि था। इन्होंने बलवन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 6 प्रमुख सुल्तानों का शासनकाल देखा। इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इन्होंने 6 शासनों का राज्य देखा, जबकि जो निजामुद्दीन औलिया है उन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। प्रिय साथियों, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो खलकवारी, पहेलिया और मुकरिया और 2 सुगने और गजल इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने खड़ी बोली के शब्दों को कविता में प्रथम बार प्रयोग किया। यही कारण है कि इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। प्रिय साथियों, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो मनोरंजन एवं रसिकता के कवि माने जाते हैं। खुसरो ने 6 प्रकार की पहेलियों को बताया: अंतरलापिका, बहिर्लापिका, मुकरी, 2 सगुना, बराबरी संबंध पहेली और ढकोसला।
ढकोसला में तो इन्होंने बताया कि पीपल की पकी पपोलिया, झड़ पड़े पबेर, और सर पे लगा खटाक से भारे तेरी मिठास, ला पानी पिला। ये इस तरीके की इनकी ढकोसला थी प्रिय साथियों। दो सुगना थी, रोटी क्यों सूखी, बस्ती क्यों उजड़ी। इस तरीके से इनके दो सुगना थी। मुकरी इनके प्रिय साथियों इस प्रकार थी, मेरा मोह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत। ये इनकी क्या थी, मुकरिया थी। ठीक है प्रिय साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन प्रिय साथियों। इनका विस्तृत रूप से अपन आगे अध्ययन करेंगे, अलग से इनका वीडियो जारी किया जाएगा। हर कवि का जन्म स्थान और रचनाओं के रूप में अलग अलग से विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज अपन आए हुए विगत परीक्षाओं में प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? तो इसका भी आंसर क्या हो सकता है? इसका भी आंसर अमीर खुसरो है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, मुखरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? आपको बताना है कि मुखरी लिखने का जो प्रयास है सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भी किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो ने मुखरी लिखी थी, जैसे बासे चिकन न कोऊ दीसा, ये सकी साजन ना सकी सीसा। और एक और उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूँ, मेरा मोह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत। इस प्रकार की इनकी मुकरी थी। एक प्रश्नोत्तर होता था, ये सखी साजन के रूप में पूछा जाता है एवं उत्तर को निषोध कर मुकर दिया जाता है, जिसने इसका नाम मुकरी पड़ गया था। और अलंकारों में इसकी साम्यता अनुभूति अलंकार से की जाती है प्रिय साथियों। आगे की बात करते हैं, इसका आंसर क्या है? अमीर खुसरो। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अमीर खुसरो ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? इसमें आपको बताना है कि अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ व मुकरियाँ है उनका उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य है प्रिय साथियों, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और अमीर के युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा करना। तो इसका आंसर है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। अगले प्रश्न, यह प्रश्न KBS परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न से पहले अपन व्याख्या कर लेते हैं। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े विनोदी व सहृदय व्यक्ति थे। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े विनोदी व सहृदय कवि थे। जनजीवन के साथ घुल-मिल कर रचना करने वाले कवियों में खुसरो को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ व मुकरियाँ लिखी थी। इनकी पहेलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है प्रिय साथियों। आगे बात करते प्रिय साथियों, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि है। इनका मतलब है कि खड़ी बोली है जो आदिकाल में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो अमीर खुसरो ने किया। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की रचना 100 बताई है, लेकिन हमें 20-25 ही रचना उपलब्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? शिलांकृत कृति कौन सी है? इसमें शिलांकृति के बारे में बताना है कि पाहुड़ दोया या राउलवेल या प्रकृति पेंगलम या वर्ण रत्नाकर। इसका आंसर है प्रिय साथियों राउलवेल एंड रोड़ा कवि, इनकी कलांकृत कृति है प्रिय साथियों। रोड़ा या रो कवि राउलवेल की रचना है। रोड़ा कवि की कौन सी रचना है? राउलवेल प्रिय साथियों। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य थी। प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई। प्रारंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया, फिर गद्य का प्रयोग किया। इसी कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। यानी राउलवेल के रचयिता कौन है? रोड़ा कवि। इसको रोड़ा कवि बोलते और रो भी बोलते हैं प्रिय साथियों। हिंदी में नक्सिक वर्णन की
श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी इसी ने किया। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी सर्वप्रथम प्रधान पर रही। प्रिय साथियों, सर्वप्रथम बहानी ने इसे प्रकाशित कराया था। आगे चलकर माता प्रसाद गुप्त ने इसका प्रामाणिक संस्करण संपादित प्रकाशित करवाया था। राउलवेल रौड़ा कवि की रचना है। इस रचना का मूल पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी प्रिय साथियों, राउलवेल का जो मूल पाठ है बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रिय साथियों। अपन इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? यानी इन सभी 4 ऑप्शन में दी हुई भाषा में से बताना आपको कि आदिकाल की जो भाषा है वो कौन सी है। ये पीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रिय साथियों, इसकी भाषा क्या थी? आदिकाल की ब्रजभाषा थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा का नाम से भी अभिहित कर भ्रम पैदा कर दिया। ये शैलियाँ है कि डिंगल व पिंगल। डिंगल पिंगल शैलियाँ है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था। और जो वीर रस की जो रचना है उनमें कौन सी शैली का प्रयोग होता था? डिंगल शैली का होता था। और कोमल भाव अभिव्यंजना पिंगल, यानी जो कोमल भाव थे उनमें पिंगल शैली का प्रयोग होता था। जब कभी डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों की अपमानता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका और पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई। उसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया और लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते थे। और डिंगल भाषा है वो ब्रज प्लस डिंगल एंड राजस्थानी भाषा भी भूल करते थे। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ही है। ये दोनों ही शैलियाँ चारणों और भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्तिकाल व रीतिकाल में भी इसका प्रयोग क्षीण परंपरा पर चलती रही। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आदिकाल की जो भाषा ब्रजभाषा थी, आदिकाल की जो भाषा क्या थी? ब्रजभाषा। वह खड़ी बोली आधुनिक काल की अवधि मध्यकाल की भाषा थी। प्रिय साथियों, अगली और पढ़ते हैं। राउलवेल किस तरह की रचना है? गद्य पद मिश्रित चंपू है। ये गद्य पद और चंपू से बनी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? यानी व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो प्रिय साथियों, इसमें है युक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। अपन बात कर रहे हैं विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों, जैसा कि पीजीटी, केवीएस, टीजीटी, यूजीसी के अंतर्गत पूछे हुए प्रश्न। अगले प्रश्न से पहले युक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में चर्चा करते हैं। व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है ये रचना है युक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा यानी महाराजा गोविंद चंद्र के सभापति कौन थे? पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की। तो पंडित दामोदर की रचना का क्या नाम है? युक्ति व्यक्ति प्रकरण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के शब्दों में युक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अन्य हजारी प्रसादी ने इसे महत्वपूर्ण रचना माना है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा, इसी पुस्तक से सिद्ध होता है। हिंदी व्याकरण की ओर जो ध्यान आकर्षित किया वो किस पुस्तक ने किया था? युक्ति व्यक्ति प्रकरण ने। प्रिय साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर है।
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबू मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। वर्ण रत्नाकर। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रिय साथियों। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? आपको बताना है कि रासो जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए थे। तो खड़ी बोली में लिखे गए थे या फिर ब्रज भाषा में लिखे गए या फिर अवधी भाषा में लिखे गए थे। जो रासो शब्द है वो किस भाषा में लिखे गए थे प्रिय साथियों? आपको बताना है। ये डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। जो रासो साहित्य है वो किस भाषा में लिखे गए थे? डिंगल और पिंगल भाषा में। रासो साहित्य को चारण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है प्रिय साथियों। जो रासो साहित्य है उसे किस नाम से जाना जाता है? चारण साहित्य के नाम से। यानी रासो शब्द है वो चारण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह साहित्य डिंगल पिंगल काव्य शैलियों में लिखा गया था। कौन सी शैली में लिखा गया था? डिंगल पिंगल शैली में लिखा गया था। डिंगल का मतलब प्रिय साथियों, डिंगल का मतलब क्या है? अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी। जो डिंगल है इसमें राजस्थानी भाषा का समावेश था। ठीक है प्रिय साथियों, इसमें राजस्थानी का और अपभ्रंश दोनों मिलकर कौन सी भाषा बनी? डिंगल। और पिंगल की अगर बात करें, पिंगल जो भाषा है ये अपभ्रंश यानी अपभ्रंश भाषा और ब्रज भाषा इन दोनों का मिश्रित रूप है। यानी जो ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा दोनों से मिलकर कौन सी भाषा बनी है? पिंगल भाषा बनी है प्रिय साथियों। आगे बात करते हैं अपन। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ये प्रश्न आ गया कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। आपको बताना है कि जो चारण साहित्य है उसका दूसरा नाम क्या है? सिद्ध साहित्य या जैन साहित्य या नाथ साहित्य या रासो साहित्य? इसका आंसर क्या हो सकता है? रासो साहित्य। यानी रासो साहित्य वही चारण साहित्य है। इसका दूसरा नाम क्या है? चारण साहित्य का रासो साहित्य है। रासो साहित्य को ही चारण साहित्य कहते हैं। और इसमें डिंगल पिंगल का शैलियों का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले अपन इस साहित्य के बारे में, रासो साहित्य के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर गिरियसन एवं राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल माना। इनका मानना है कि जो प्रथम जो काल था साहित्य का वो चारण काल है। इस काल में राजश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र व गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जाना जाता है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है जो रासो साहित्य के नाम से जान जाती है। किस नाम से जान जाती है? रासो साहित्य के नाम से जाने जाती है। इनमें से कौन कौन सी है? विजयपाल रासो जो नल्ल सिंह द्वारा लिखी गई, हमीर रासो सारंगधर की है, खुमान रासो दलपति विजय की है, बीसल देव रासो जो नलपति नल्ल की है, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, और परमाल रासो जगनिक की है। यानी जो रामचंद्र शुक्ल जी थे उन्होंने 12 रचनाओं को रासो साहित्य का नाम दिया। इनमें से आपने देखा है कि खुमान रासो दलपति विजय की है। ये मूल कवि पर विवाद है। इनके मूल कवि का सही पता नहीं है। शिव सेंगर इस पर मौन है। सेंगर ने बताया कि किसी अज्ञात नामधारी भट्ट ने यह काव्य लिखा। ठीक है प्रिय साथियों। उसके बाद में आती है बीसल देव रासो जो नरपति नैल की है। हिंदी साहित्य में रासो शब्द का ग्रहण मुख्यतः 2 रूपों में होता है, घेय मुक्तक परंपरा और नृत्य गीत परक। बीसल देव रासो प्रथम परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। बीसल देव रासो है जो प्रथम परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है प्रिय साथियों। उसके बाद में बात करते हैं अपन संदेह रासक, ढोला मारूरा,
आदि यानी 1212 मंजारी जेठ सुदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ ही शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं अपन परमाल रासो जो आलखंड से है, यानी परमाल रासो आल्याखंड से है। किसकी है? जगनिक की है ये। इसके रचनाकार कौन मान जाते हैं? जगनिक। जनश्रुति से इसका पता चलता है कि इस काव्य में बहुत दिन तक पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड समझा जाता है। 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने मौखिक परंपरा पर आधारित आल्याखंड का प्रकाशन कराया। परमाल रासो आल्याखंड थे और इसके रचनाकार कौन है? जगनिक है। प्रिय साथियों, आगे अपन बात करें पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो केवल किसकी मानी है? चंद्रवरदाई की है। हम्मीर रासो सारंगधर की है जो 14वीं सदी में लिखी गई थी। प्राकृत पेंगलम के 8 छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने इसकी अस्तित्व की कल्पना की है। प्रिय साथियों, बहुत सी और भी है रासो साहित्य। शुक्ल जी ने हम्मीर रासो 1357 ईस्वी से अपभ्रंश लेखन परंपरा की समाप्ति मानी जाती है। जो रासो साहित्य है उसकी समाप्ति कब माना है? 1357 में। और कौन सी रचना से माना है? हम्मीर रासो से। कौन सी रचना से है? हम्मीर रासो से। किसकी है हम्मीर रासो? सारंगधर की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों, उससे पहले और विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरप्पा, सबरप्पा, लुईपा, बिरूपा, डोमिपा, कणप्पा, कुकिरपा आदि ये सिद्ध कवि हुए। सिद्ध कवि नाथपंथी योगी अलग जगाते और नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते उनमें से सबसे प्राचीन हठयोग है। संबंधी ग्रंथ है गैरंड संहिता। ये नाथपंथी का सबसे प्राचीन हठयोग ग्रंथ है। और शिव संहिता, गैरंड संहिता और शिव संहिता। गोरखनाथ द्वारा जो रचित प्रमुख कृतियाँ है, एक तो हठयोग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत और गोरक्ष कल्प। ये गोरखनाथ की रचना है। प्रिय साथियों, जैन साहित्य की अगर बात करें, प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलती है। इनकी भाषा कौन सी थी जैन साहित्य की? प्राकृत और संस्कृत भाषा। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद नाटा थे। जैन साहित्य किसने लिखा था? अगरचंद नाटा ने। और जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी बताई है? 12। जैन साहित्य की कितनी बताई गई है? 12। प्रिय साथियों, तो प्रिय साथियों, अपन ने आज बात करी है रासो साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। जैन रचनाकार का समय मुख्यतः 8वीं सदी से और 13वीं सदी माना जाता है। जैन साहित्य का कब से कब माना जाता है? 8वीं सदी से 13वीं सदी तक। जैन का मूलतः धार्मिक है, लेकिन काव्य तत्व की उपेक्षा भी इन्हीं में मिलती है। आदिकाल में जो चर्चित है रास, फागु, चरो आदि जैन कवि ही लिखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 84 सिद्धों में से नहीं है? इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा 84 सिद्धों में सम्मिलित नहीं है। विरूपा, कणप्पा, सारंगधर या कुकिरपा। तो प्रिय साथियों, इसका आंसर क्या है? सारंगधर। सारंगधर है 84 सिद्धों में सम्मिलित नहीं है। ये 2012 में आया हुआ प्रश्न है प्रिय साथियों। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आदिकाल में किस प्रकार साहित्य लिखा गया? ये पूछ रहा है यहाँ पर कि आदिकालीन साहित्य में किस प्रकार का साहित्य लिखा गया। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण भक्ति की उपासना, या इनमें से किस प्रकार पर नहीं? तो प्रिय साथी, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि आदिकालीन में किस प्रकार का साहित्य लिखा गया। इसमें जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया गया है। प्रिय साथियों, ये KBS परीक्षा 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। हिंदी साहित्य के
700 से 1400 ईस्वी हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? यानी ग्रियर्सन ने जो 700 से 1400 ईस्वी का जो काल था उसे किस नाम से जाना जाता है? संधि काल से या चारण काल से, प्रारंभिक काल से या अपभ्रंश काल से? आपको बताना है कि ग्रियर्सन ने 700 से 1400 ईस्वी के जो कालखंड है उसे किस नाम से जाना? तो इसका आंसर क्या होगा? चारण काल प्रिय साथियों। इसका आंसर है चारण काल। चारण काल का जो काल समय है वो है 1400 से मतलब 700 से 1400 के बीच है। ये जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है प्रिय साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते उससे पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदी साहित्य 700 से 1400 के जो कालखंड है सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। यानी चारण काल का जो काल है वो कहाँ से कहाँ तक है? 700 से 1400 ईस्वी तक। इसका जो प्रारंभिक है 640 के आसपास माना जाता है प्रिय साथियों। कब माना है? 640 के आसपास। अधिकतर विद्वानों ने अपनी जो रचना है उन्हें ग्रियर्सन द्वारा जो काल विभाजन 700 से 1300 माना है और उन्होंने चारण काल का ये प्रश्न पूछा गया था उसमें 700 से 14 ही इसका आंसर माना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। बीसल देव रासो किस शैली का प्रयोग किया गया था? आपको बताना है कि जो बीसल देव रासो है उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया था? तो प्रिय साथियों इसमें श्रृंगार शैली का प्रयोग किया गया था या फिर आख्यान का प्रयोग किया गया था? यह आपको बताना है कि बीसल देव जो रासो है उसके अंतर कौन सी शैली का प्रयोग किया गया था? तो प्रिय साथियों इसका श्रृंगारिक या आख्यान, गेय या प्रबंध इसको माना था गेय। बीसल देव रासो के जो रचयिता है नरपति नाल्य, इसके रचयिता कौन है? बीसल देव रासो के नरपति नाल्य इसके ये इस ग्रंथ की रचना सम्मत 1212 में माना जाती है। प्रिय साथियों इस ग्रंथ के चरित्र जो नायक है विग्रहराज चतुर्थ को माना जाता है। किसको माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को माना जाता है। प्रिय साथियों अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां है जो यह प्रमाणित करती है कि इस ग्रंथ के जो तथ्य कम व कल्पना अधिक है। बीसल देव रासो की रचना यद्यपि आदिकाल में हुई तो अन्य राष्ट्र काव्यों की भांति वीर गाथात्मक कृति न होकर एक विरह काव्य है। इसको कौन सा काव्य माना है? विरह काव्य। इसकी जो शैली कौन सी है? गेय शैली है। प्रिय साथियों बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है जिसे 4 खंडों में विभक्त किया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ का परमारवंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह दिखाया गया है। जो दूसरा खंड है वो रानी के व्यंग से रुष्ट यानी नाराज हो जाते और कौन? विग्रहराज चतुर्थ राजा उड़ीसा चले जाते हैं। यानी ये क्या है? नाराज होकर उड़ीसा चले जाते हैं। उसके बाद में 12 वर्ष तक बीसल देव उड़ीसा में रहता है और उसके विरह में रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती है। रानी का यह विरह वृतांत 3 खंड में वर्णित है। जो चौथा व लास्ट का जो खंड है दोनों का पुनर्मिलन आपस में मिलन होता है। बीसल देव रासो 125 छंदों का एक प्रेम परक काव्य है। प्रिय साथियों यह एक प्रेम परक काव्य है। बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य है। कौन सा काव्य? गेय काव्य। अतः इसके रूप में परिवर्तन में होता रहा। यह प्रेम व श्रृंगार के परिपूर्ण था। ये कौन था? ये कैसा ग्रंथ था? प्रेम और श्रृंगार से भरपूर था जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती व अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग, पुनर्मलन कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। प्रिय साथियों विग्रहराज चतुर्थ इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने
1115 ईस्वी में की। सम्मत की अगर बात की रहे तो 1212 ईस्वी में। ठीक है प्रिय साथियों, बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासो की जो श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत हो जाता है। विद्यापति से होती हुई इस परंपरा भक्ति काल में प्रेमानक काव्यों तक पहुंच जाती है। कृष्ण भक्तों को प्रभावित किया। रीतिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बीसल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाली 12 मासा का सबसे पहला वर्णन किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रिय साथियों। आपसे पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में किया, तो आपको बताना बीसल देव रासों में 12 मासा का वर्णन किया गया है। प्रिय साथियों, आचार्य राम शुक्ल ने बीसल देव रासों की भाषा को राजस्थानी माना। इसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है प्रिय साथियों। ठीक है प्रिय साथियों, आगे बढ़ते अपन। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए, यानी ये प्रश्न पूछ रहा है कि राजमती से रूठकर बीसल देव राजा कहाँ पर चले गए। आपको बताइए, आप बताइए कर्नाटक या तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। प्रिय साथियों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा चले गए थे, यानी जो बीसल देव राजा है, विग्रहराज चतुर्थ है, वो राजमती से रूठकर कहाँ गए थे? उड़ीसा, और उड़ीसा में रहने लगे प्रिय साथियों। विग्रहराज चतुर्थ राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से इनका विवाह होता है। प्रिय साथियों नमस्कार। वियोग और पुनर्मिलन की कथा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। किस रासो ग्रंथ को आल्य खंड के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किस रासो ग्रंथ को आल्य खंड के नाम से जाना जाता है प्रिय साथियों। तो इसका 4 ऑप्शन है, चंद्रवरदाई या पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल या बीसल देव रासो, जगनिक या परमाल रासो। प्रिय साथियों आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है प्रिय साथियों। किस रासो ग्रंथ को आल्य खंड के नाम से जाना जाता है, यानी जगनिक का परमाल रासो है, उससे किस नाम से जान जाते हैं? आल्य खंड के नाम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। उससे पहले अपन परमाल रासो के रूप में विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं प्रिय साथियों। तो जो जगनिक है वो परमाल रासो के रचयिता है और आल्य खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महुआ, यूपी के वीर, आल्य और उदल की वीरता का वर्णन है। आल्य और उदल की वीरता के वर्णन किसमें है? परमाल रासो में। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की जो सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है उसे इस ग्रंथ के अंतर्गत समावेश किया गया। 1865 ईस्वी में चार्ल्स एलियट ने जिस आल्य खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर आधारित था। किस पर आधारित था? मौखिक परंपरा पर। यह कोई लिखित रूप में नहीं मिला, एक मौखिक जो वहाँ की जो चलती आ रही थी या सुनते आ रहे थे उसे मौखिक रूप से प्रकाशित करवाया। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित करवाया प्रिय साथियों। तो परमाल किसका है? जगनिक का। कब प्रकाशित करवाया था? 1865 में। किसने करवाया था? चार्ल्स एलियट ने। इसमें 2 वीर योद्धा का है, आला और उदल की वीरता का वर्णन है, महुआ खंड से लिया गया है, और श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो को एक निर्धारित रूप में नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित करवाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। उत्तर प्रदेश में आल्य खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो इसमें से बताना आपको हमीर रासो, परमाल रासो या फिर पृथ्वीराज रासो या फिर खुमाल रासो। तो इसका आंसर क्या है? परमाल रासो। परमाल रासो आल्य खंड
के नाम से जाता है। इसमें अल्ल और उदल दोनों वीर योद्धाओं का वर्णन मिलता है प्रिय साथियों। ये नवोदय परीक्षा 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है प्रिय साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है, यानी बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। प्रिय साथियों, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। परम सत्य आंसर बताना आपको प्रिय साथियों। तो क्या हो सकता है इसका परम सत्य आंसर, आपको बताना है। इसका आंसर है नरपति नाल, यानी बीसल देव रासो किसकी है, नरपति नाल की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते प्रिय साथियों। रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है, यानी रासो जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य के नाम से भी जाना जाता है। बीसल देव रासो या फिर परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो या जयमेंक जस चंद्रिका। तो इसमें जो बीसल देव रासो है उसे अपन प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य के नाम से भी जाना जाता है प्रिय साथियों। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्णन विषय वीर रस न होकर यानी श्रृंगार रस था, यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो वीर रस न होकर केवल क्या था, श्रृंगार रस था। तो इसमें से बताना आपको खुमान रासो या फिर बीसल देव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो। प्रिय साथियों, सही आंसर का आप चयन करिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से जल्दी। इसका आंसर क्या हो सकता है, बीसल देव रासो। इसका आंसर है बीसल देव रासो ऐसा ग्रंथ है जो वीर रस न होकर एक श्रृंगार रस था, एक प्रेम रस था, ये विरह पर आधारित था। ठीक है प्रिय साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आल्यखंड के नाम से कौन सी काव्य प्रचलित है। आल्यखंड, आल्यखंड कौन से काव्य प्रचलित है, परमाल रासो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आल्य और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है प्रिय साथियों, यानी आल्य और उदल की जो वीरता है उसका जो चरित्र एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाया था या लिखा था, वह कौन सा कवि है, तो जगनिक है, जिन्होंने आल्य और उदल के चरित्र को वीरगात्मक रूप में चित्रित करवाया था प्रिय साथियों। तो नमस्कार साथियों, आप इसे अधिक से अधिक व लाइक व शेयर करिए। अपन बात कर रहे थे आल्य और उदल के चरित्र की। तो जगनिक जो परमाल रासो था, राजा परमीर देव की दरबारी कवि माने जाते हैं। आल्य और उदल नामक दो क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन परमाल रासो के अंतर्गत प्रमुख रूप से किया। ये यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के आल्य और आल्यखंड के नाम से जाना जाता है। यह अपनी गहनता के कारण अब तक लोक काव्य के रूप में समादृत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है। उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषाभाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। प्रिय साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक स्वीकार करते हैं। जो है जगनिक का जो परमाल रासो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक यानी आधा प्रमाणिक मानते हैं। जगनिक के मूल काव्य का क्या रूप था, यह कहना कठिन है। तो प्रिय साथियों, परमाल रासो का जो रचना काल है वो 13वीं शताब्दी से आरंभ माना गया है। वीर भावना जितना प्रौढ़ रूप इस ग्रंथ में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किसी अन्यतम यानी किसी अन्य जो ग्रंथ है उसमें इनकी विशेषता नहीं मिलती है। ये चार्ल्स एलियट ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन करवाया था। तो आल्य और उदल के चरित्र को वीरगात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है, जगनिक, जो परमाल रासो लिखा था प्रिय साथियों। अगले बात करते हैं खुमान रासो। इस तरीके से ही पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो ऐसे महान रासो साहित्य थे प्रिय साथियों। आदिकालीन साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। रासो काव्य अनेक काव्य थे, जैसे पृथ्वीराज रासो थे। पृथ्वीराज रासो चंद्रावरदायी थे जो 1343 ईस्वी में, और बीसल देव रासो नरपति नाल जो 1212 में प्रकाशित करवाया। परमाल रासो जगनिक ने
इसका रचना काल का पता नहीं है। खुमान रासो दलपति विजय ने 1729 में प्रकाशित करवाया। विजयपाल रासो नल्ल सिंह 16वीं शताब्दी में प्रकाशित करवाया। हमीर रासो सारंग दरकादा जो 1357 ईस्वी में इनका रचन काल माना जाता है। राष्ट्र काव्य में जैन साहित्य, बहुत सारे जैन साहित्य थे, जिनमें से भक्तेश्वर भावली रास शालिवद्ध सूरी का था, बुद्धि रास शालिवद्ध सूरी का था, चंदनवाला रास आसगु कवि का था, जीवदया रास आसगु कवि का था, सूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी का था, रेमतिगिरी रास विजयसन सूरी का था। प्रिय साथियों, अपन आगे बात करेंगे बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। यानी रासों की जो उत्पत्ति है रासक से हुई, जो एक गेय छंद होता है। क्या होता है? गेय छंद होता है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ था। इसके 59 सर्ग है इसके अंतर्गत। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना चंद्रवरदाय ने की। बीसल देव रासो श्रृंगार रस प्रदान ग्रंथ है बीसल देव। और विजयपाल रासो और हमीर रासो अपभ्रंश की रचना